बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। कैसे हो हरमीत? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, दोनों बड़े फ्रेश लग रहे हो। बल्कि मैं समझता हूँ कि मौसम में तब्दीली की वजह से आप दोनों की फ्रेशनेस दोबारा चेहरे पे आ गई है। इतनी भी कोई मौसम में भी तब्दीली नहीं आई, बस पे तब्दीली आंधियां हो चलती गई। हैं। हाँ। वैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेशनेस है, इसलिए कह रहा हूँ कि लाहौर में शायद ऐसा ही हो। नहीं नहीं, लाहौर में इतनी कोई फ्रेशनेस नहीं है, गर्मी है लाहौर में बहुत। आंधी ऊंधी आती है, मतलब कल चलो रात भी आई, बेहतर करे। परसों वैसे भी। एसी रूम में शायद तब्दीली आई हो तो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बताओ कि हम बात करने जा रहे हैं पहले हेल्थ कार्ड के हवाले से थोड़ी सी। ज़रा आप ज़रा बताओ बेनिफिट्स क्या हैं हेल्थ कार्ड के। आपने इंश्योर किया हुआ था, आपका बाजू टूटा, आपको बहुत फ़ायदा हुआ तो लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल में रोमा से ले लें टॉप स्टोरी सबसे पहले मेरे ख्याल में हमें शेयर कर लेनी उसके बाद आगे बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया है, वो आजकल सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है, उस पर तनकीद भी की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मर्द कोई रोबोट नहीं है और ख़वातीन अगर कम लिबास पहनेंगी तो मर्दों को टेम्पटेशन होगी। इससे पहले भी वो इस किस्म का एक बयान दे चुके हैं, फिर से उन्होंने दिया, तो इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान और कश्मीर के मसले पर भी बात की है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले। फिर मालम जब्बा जो कि सवात का एक बड़ा मशहूर सयाहती मकाम है, यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, खूब रौनक यहाँ पर लगी हुई है, इस पर बात करेंगे। फिर हम आज शो में बात करेंगे जॉइंट पेन पर, जोड़ों का जो दर्द होता है जिसे आर्थराइटिस भी कहते हैं, इसे बचा कैसे जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, इसकी थेरेपी के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर फारूक हमें शो में ज्वाइन करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिल्म हीर रांझा, उसको 51 साल मुकम्मल हो गए हैं। जून 1970 में ये जो मूवी थी रिलीज़ की गई थी और इस जून इसको 51 ईयर्स मुकम्मल हो गए हैं। इस हवाले से ताहिर सरवर मीर साहब का BBC में एक आर्टिकल भी छपा है, जिसको हम कल रऊफ साहब डिस्कस भी कर रहे थे। उन्होंने फिल्म की मेकिंग के हवाले से बताया, किरदारों के हवाले से बताया। तो ताहिर सरवर मीर साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे और हम मज़ीद जो स्टोरी है हीर रांझा की वो ताहिर सरवर मीर साहब से ही सुनेंगे। फिर हम एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और एंड पर हम बात करेंगे PSL के बकिया मैचेस की। सबसे पहले हरमीत, जिस हेल्थ कार्ड का आप जिक्र कर रहे थे, आपने जिस तरह से बताया कि 2 लाख रुपए आपका ये खर्चा आ रहा था, इस बाजू का जो ऑपरेशन होना था, जो आपको फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन आपका ये हेल्थ कार्ड होने की वजह से तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। तो हेल्थ कार्ड पर खुद को रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर क्या है, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, ये एक मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी इनिशिएटिव खान साहब ने KPK की हुकूमत ने लिया और उसके बाद पंजाब में भी शुरू हुआ। मुझे जब फ्रैक्चर हुआ तो मैं इधर एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला गया। वहाँ पे जब डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट की तो उनका ये कहना था कि भाई इस पर तकरीबन 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो वहाँ मेरे साथ मेरे एक दोस्त है, पिम्स में होते हैं, डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा कि हरमीत वैसे भी तो आप देख लें KPK के तमाम तर लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आप किसी बेहतर हॉस्पिटल में या यहाँ से ही कर लें तो आपकी जो फ़ी है वो भी बिल्कुल इंश्योरेंस से ही कट जाएगी। तो बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। वैसे तो मैंने जब देखा तो मेरा पहले से ही रजिस्टर हो चुका था ऑटोमेटिकली, क्योंकि KP हुकूमत पहले से इस पर काम कर चुकी थी। तो मैं गया एक हॉस्पिटल में प्राइवेट पेशावर के, और वहाँ पे मुझे सिर्फ इंश्योरेंस, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके जो खर्चात है वो लिख लेते हैं। उसके बाद साथ साथ आपको रिफ़र कर देते हैं। एक काउंटर वहाँ पे स्पेशल बना हुआ है जहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होती है। उसके साथ साथ आपको एक रसीद दी जाती है, वो आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसके बाद आपको एडमिट कर दिया जाता है। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। अच्छा, उसमें एक ये चीज़ भी है कि अगर आप एडमिट हैं तो जो डॉक्टर तो विजिट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस के एहलकार है या जितने भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं वो भी आएंगे। आपका चेक एंड बैलेंस होगा कि डॉक्टर ने कोई फ़ी ली है या मेडिसिन कौन सी यूज़ की जा रही हैं, मेडिसिन के पैसे आपसे लिए, बाहर से आपने कोई चीज़ें मंगवाई हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंश्योर हैं और मुझे पता ही नहीं चला कि कितना खर्चा, बल्कि मेरे से जो अगर किराए के जो अखराजात थे वही मुझसे लगे। बाकी मैं बड़े आसान सा प्रोसीजर था। और मुझे जब 2 दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे तो उन्होंने कहा कि भाई आपका सारा कुछ हो चुका है, अब आप आसानी से जा सकते हैं। इस पे एक ही साइन करना पड़ता है आपको जाते हुए। जो है वो अवेलेबल है
पूरे पाकिस्तान में पूरे हो पाकिस्तान जाएगी में? कुछ इलाकों नहीं में नहीं, जहाँ ये पे पाकिस्तान नहीं में पूरे पाकिस्तान में तो नहीं है। केपी हुकूमत ने शुरू की थी और अब पंजाब में भी आ गई। तो पंजाब में आपके घर का जो सरबराह होगा, या अगर आपके वालिद साहब नहीं है तो आपको भी आपकी भी रजिस्ट्री हो सकती है। फिर जब अगर वालदा हैं तो उनके नाम पे भी हो सकती है, उनके बच्चों की भी हो सकती है। तो इसमें एक जो है आपके तमाम तरह ट्रीटमेंट। अच्छा, मेरे गांव का एक दोस्त मुझे मिला तो उसने कहा कि मुझे हार्ट का बड़ा प्रॉब्लम था, और जब मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा कि आपने 8 लाख रुपए जमा कराने। अब मेरे पास 8 लाख रुपए थे नहीं, तो उन्होंने, प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कहा आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अगर आप करना चाहें तो हम आपको इसी में कार्ड में ही, हेल्थ कार्ड में ही कर लेते हैं। तो उनका कहना कि 8 लाख रुपए में कहां से ले आता, बड़े आसान से प्रोसीजर से वो इंश्योरेंस से कट गया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता था, हाँ। लेकिन हरमीत ने काफी अच्छे से इसको इलेबोरेट कर दिया है कि ये फैसिलिटी जो है वो केपीके में भी है, पंजाब में भी है। खैर, हम शो में आगे बढ़ेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया है अमरीकी टीवी को, उस पर बात करेंगे। रऊफ साहब, एक बार फिर उन्होंने ये बात कर दी है कि मर्द तो कोई रोबोट नहीं है, और अगर ख़वातीन कम लिबास पहनेंगी तो मर्दों को टेम्पटेशन होगी, पाकिस्तान में डिस्कोज नहीं है। और इस तरह से बात मुझे समझ नहीं आई कि मतलब हर थोड़े अरसे बाद इस तरह का वो बयान क्यों देते हैं। इस पर खासी तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में रेप का और इन टेम्पटेशन का ताल्लुक किसी औरत के लिबास से नहीं है। जिस तरह से हमने पहले भी बात की है कि रेप तो बच्चियों के भी होते हैं, और जिस तरह से लाहौर में ये वाक़या जो पेश आया, जो मुफ्ती थे उन्होंने मदरसे के तालिब इल्म को ज़्यादती का निशाना बनाया, तो ऐसी सिचुएशंस में कम कपड़े तो सामने नहीं आते। तो ये बात, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, और मेरे ख्याल में ये सीधी सीधी विक्टिम ब्लेमिंग है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा इमरान खान साहब को मोहतात होना चाहिए। ये बात सही है कि उन्होंने बरहंगी के हवाले से अगर कोई बात की हो। हमारे मुल्क में वैसे इस तरह का मसला है भी नहीं कि कोई ख़वातीन इस तरह के लिबास ज़्यादातर पहनने वाली हों कि जो बहुत शहवत अंगेज़ हों या इस तरह के हों। लेकिन ये बात सही है, साहिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बरस यानी 1 बरस के दौरान में हर रोज़ 8 से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा है। तो ये जो ज़्यादती का निशाना बनने वाले हैं, ये बच्चे ही नहीं, बच्चे भी हैं। तो बच्चों के लिबास के हवाले से अगर देखा जाए तो वो कौन सा कोई ऐसा लिबास पहनते हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो बाहर से आती हैं वो ये होती हैं कि मर्द जो इस तरह के काम करते हैं वो ज़रूर कोई ना कोई ज़हनी खलल उनका होता है, उनके अंदर कोई ऐसी ख़राबी है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ऐसे करते हैं। ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं, वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनका ऐसा है जिसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब ने जो एक बात कह दी, तो सोशल मीडिया के ऊपर दोनों तरफ के एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया। दोनों तरफ से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं। वो लोग भी जो लिबास को डिफेंड करते हैं, पर्दे को डिफेंड करते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने भी बड़ी ट्वीट की हुई है कि इमरान खान ने बुनियादी तौर पर पर्दे के हवाले से बात की हुई है। तो पर्दे के हवाले से मेरे ख्याल में बात अगर की जाए, और ये मकबूल जान ने की होगी। जी जी हरमीत। हाँ, ये पूरा वो अगर हम देखें तो बटे हुए हैं, आधे एक साइड पे, आधे दूसरे साइड पे। लेकिन खान साहब को बड़ा मुहतात होना चाहिए। अगर आपकी अपनी राय है तो वो अपनी राय अपने तक ही महदूद बंदा रखे तो ठीक ही होगा, क्योंकि आप वज़ीर आज़म के मनसब पे बैठे तो बहुत सारे लोग हैं। फिर आप लिबास की, जैसे रूस साहब ने बात की, तो पाकिस्तान में एज इट इज़ ऐसा कोई लिबास हमने खुद नहीं देखा जिसकी वजह से आपके जहन में इस किस्म के ख्यालात हैं। बाकी जो रोमा ने बात की, जो रेप केसेज हैं वो सबसे ज़्यादा अगर हम KPK में निकालें या पंजाब में निकालें, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो मेल बच्चे, उनके साथ ये ज़्यादतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। तो उन्होंने कौन सा लिबास पहना, बिल्कुल सही बात की रूफ साहब आपने। बट दूसरी तरफ हम देखें तो अफगानिस्तान के मसले पर या अमेरिका को नो कहना, इसका क्रेडिट खान साहब को ज़रूर जाता है, बल्कि इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी मुस्तकबिल में इसके क्या असरात होंगे, बुरे होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन डट के कहना कि नो, तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है। बड़ा अप्रिशिएट भी उनको किया जाना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया और ये कहा है कि बाइडन के पास जब वक्त हो मुझसे बात कर लें, लेकिन हम जो हैं अपने अड्डे जो हैं वो अमेरिका को फराहम नहीं करेंगे। इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बिल्कुल, इसके ऊपर भी है कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर डिटेल ज़रा बात करेंगे थोड़ी सी, कि कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने बात की है कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो जाए, कश्मीर जो है उसका समझौता हो जाए, कोई उसकी हल निकल आए, हल की राह निकल आए, तो फिर डेटरेंस की ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने खुद कहा कि मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इस बात का।
तो मैं ख्याल में इसके बारे में आइंदा आने वाले दिनों में इस पे भी, और जो औरत के हवाले से भी उन्होंने बात की है, वो भी आइंदा एक दो दिनों में हम मतलब इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे जी। और जिस तरह से हम अपने इस पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो आपको सियाहती मकाम है वो दिखाते रहते हैं, और हम भी टूरिज़्म को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं वो खूबसूरती से माला माल है, और ऐसा ही एक सियाहती मकाम जिसको मालम जब्बा कहते हैं, सवात का ये एक मशहूर मकाम है जहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। लोग बड़े जोशो जज्बे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हैं शहजाद मुग़ल, वो इस वक्त मालम जब्बा में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहजाद, बताइएगा इस वक्त मालम जब्बा में क्या मनाजिर हैं, लोग किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? ऐसे तो पूरा पाकिस्तान ही जो है वो कुदरत के हसीन मनाजर से भरा पड़ा है, मगर पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं इनको ये जो है वो खूबसूरती में पूरी दुनिया में माने जाते हैं, और ये अपनी मिसाल आप है। मैं इस वक्त मशहूर सियाहती मकाम मालम जब्बा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है पार्क है, वहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से जो है यहाँ पर लोग सियाहत के लिए आते हैं। और हम जो है इस वक्त चेयर लिफ्ट पर बैठे हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। इस वक्त एक सियाह भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी, आप बताइएगा कि आप जो है यहाँ पर आकर कैसा फील कर रहे हैं? मैं पहली दफ़ा मालम जब्बा में आया हूँ और यहाँ पे चेयर लिफ्ट जो है खुसूसी तौर पे वो बहुत उसका नाम सुना था और वाकई इंजॉय कर रहे हैं चेयर लिफ्ट पे हम। तो मैं अपने पाकिस्तानी शहरियों को कहना ये चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने दुनिया भर से सबसे ज़्यादा हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान को खूबसूरती से नवाजा है। उन्हें चाहिए कि वो इन वादियों के लिए जो है विज़िट के लिए ज़रूर निकलें, मौका दें, यहाँ पे आएँ। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि वो यहाँ पर आके बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और इनका ये भी कहना है कि लोग जो है वो बाहर के ममालिक का जो रुख करते हैं उनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के इन शुमाली इलाका जात का विज़िट करें। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर रोड्स की बेहतरीन सहूलियात हैं, और यहाँ पर जो है खाने पीने की और होटलिंग की जो है वो भी सहूलियात जो है वो बेहतरीन है, और मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है। आज धूप तो निकली हुई है, मगर यहाँ का जो ठंडी हवाएँ हैं उनकी वजह से मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है, और लोग जो है यहाँ पर खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। थैंक यू सो मच शहजाद। और मुझे लग रहा था शहजाद खुद भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं चेयर लिफ्ट पर बैठकर। मालम जब्बा जगह ही बड़ी खूबसूरत है। अब तुम कहोगी आप वहाँ भी गए? हाँ, मैं यही कहूँगी। तो मालम जब्बा बड़ी खूबसूरत जगह है। हरमीत का तो खैर वो इलाका है, सवात का उसके साथ वो जगह है। एक तो समर में तो खैर मतलब होता ही होता है, विंटर में भी यहाँ पे स्कीइंग वगैरह और ऐसे कमाल की खेलें होती हैं। विंटर में भी जाने का अपना मज़ा है। मालम जब्बा हरमीत कैसे? बहुत ही खूबसूरत ग्रीन वाली है, और मतलब रऊफ साहब बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त बात की। अगर मैं अभी बात करूं मालम जब्बा के हवाले से, तो जैसे केपी में खान साहब की हुकूमत आई तो टूरिज्म को काफ़ी फ़रोग मिला। उससे कबल वहाँ के रोड्स, वहाँ के जो हालात थे उस किस्म की सहूलियात भी नहीं थी। लेकिन आज अगर आप जाएँ तो तमाम तर चीज़ें बदल सी गई हैं। मैं जब गया हूँ, तकरीबन काफ़ी अरसे बाद मैं गया हूँ वहाँ पर, तो मैंने जब देखा तो मुझे वो नज़र नहीं आया। मैंने मालम जब्बा दोबारा दूसरा जन्म उसका हुआ है। तो बड़ी खूबसूरती से सारी चीज़ों को संवारा गया है, और टूरिज़्म जो टूरिस्ट हैं उनको भी काफ़ी सहूलियात दी गई हैं, और वहाँ पे कैंपिंग के लिए मुख्तलिफ जगह जो है मुख्तस की गई हैं। उसके बाद गबीर जब्बा एक इलाका है, वो आप देखेंगे। एक बात का सिर्फ हम जाने वालों को मतलब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। मैं जब पहले जाता रहूं तो मैंने ये देखा कि लोग गंद बहुत मचाते हैं जाके। ये खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान के सियासी मकाम है, अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है पाकिस्तान को बहुत सी ऐसी जगहों से। ज़रूर जाएं, इंजॉय करें, लेकिन खुदा के लिए गंद ना फैलाएं वहाँ पे जाके। पोल्यूशन से परहेज़ करें, अपने साथ कोई लिफाफे लेके जाएँ, थैले लेके जाएँ, तमाम कूड़ा उसमें इकट्ठा करें और किसी महफूज मकाम के ऊपर उसको फेंक दें। इससे कि जब पहाड़ियों से नीचे आप फेंकेंगे वो फंस जाएंगे, पॉलीथीन बैग्स होंगे फंसे हुए। वैसे तो पाबंदी है, लेकिन मेरा मतलब है कि फिर भी आप अपने तौर पे पूरा ख्याल करें। बिल्कुल, और एक सिविलाइज नेशन होने का सबूत दें। इसी के साथ ही हम शो में एक ब्रेक करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर फारूक हमारे साथ मौजूद होंगे। आर्थराइटिस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स,
आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोई ऑपरेशन थिएटर देखा नहीं होगा, तो आज के इस शो से हम आपको दिखाएंगे लाइव ऑपरेशन थिएटर के मनाजिर, प्लस हम बात करेंगे आर्थराइटिस पर, जॉइंट्स पेन पर, जिसको जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताती चलूँ कि जोड़ों का दर्द कहते किसे हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स जो हैं, जहाँ पर दो हड्डियों का मिलाप होता है, वो मौजूद होते हैं। अगर इनमें ज़रा सी भी खराबी हो जाए तो इंसान जो है वो चल फिर नहीं सकता, चलने फिरने में उसको दिक्कत महसूस होती है। और आजकल जो आर्थराइटिस है ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, ना सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों में बल्कि मैंने यंग लोगों में भी देखा, स्पेशली जो लोग कीटो डाइट वगैरह करते हैं उनमें आर्थराइटिस का इशू बहुत ज़्यादा होता है। बन गई है पूरी। हाँ। ये सारा कुछ सामने डॉक्टर फारूक से पूछना था। हाँ, उनसे भी पूछते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो सिवियर केसेस हैं आर्थराइटिस के, उनमें जॉइंट रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। तो इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फारूक हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कॉजेज़। आर्थराइटिस के बेसिक कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से ये जन्म लेता है, फिर इस पर हम आगे चलकर तफसीलन भी बात करते हैं। डॉक्टर फारूक, आपको आवाज़ आ रही है? तो बुनियादी तौर पे आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जी, वालेकुम सलाम। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप ज़रा अपने बारे में भी बताइए, और फिर ये भी कि ये जॉइंट पेन जिसको आर्थराइटिस भी कहा जाता है, इसके कॉजेज क्या हैं? अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम जी डॉक्टर फारूक आसिफ खान है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं लाहौर में पिछले 1 दहाई से काम कर रहा हूँ। मेरी फेलोशिप कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान में। तो जी डॉक्टर फारूक। जी सर, मैं बताता हूँ सर। मैं बेसिकली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और लाहौर पंजाब में काम कर रहा हूँ। मेरे पास तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मेरे पास 2 फेलोशिप्स हैं। एक तो हमारे कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की जो मैंने 2013 में एक्वायर की, और एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन की जो 2019 में एक्वायर की। मैं मेनली सर एडल्ट रिकंस्ट्रक्टिव एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो बेसिकली जोड़ की तब्दीली का शोबा है, ऑर्थोपेडिक्स की डेली ब्रांच है, उस पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ और अपनी सर्विसेज अपनी नेशन के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल फरमाइए। जी सर, आपने आर्थराइटिस के हवाले से सर सवाल किया था, तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं आर्थराइटिस के बारे में बात कर लेता हूँ सर। आर्थराइटिस आसान लफ्जों में जोड़ के घिसने के अमल को कहते हैं। ठीक है। और ये क्यों होता है, इसके कॉजेस मल्टी फैक्टर होते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिनमें बुनियादी तौर पे जो मौत की वजह है वो सबसे बड़ी। इसके साथ साथ वजन का बढ़ जाना, एक्सरसाइज का ना करना, गैर मुनासिब खुराक का इस्तेमाल करना, ये सारे उसके एडिशनल एडजंक्ट्स हैं जिसकी वजह से जोड़ खराब होना शुरू होता है। जब जोड़ खराब होते हैं तो मरीज जोड़ के काम, जो जोड़ को अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए बनाया है वो नहीं कर पाते। उनको हरकत करने में दिक्कत महसूस होती है, जोड़ से आवाज़ें आती हैं, वो अपनी इबादत नहीं कर पाते, अपने डेली एक्टिविटीज़, उनकी जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं कर पाते, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो आहिस्ता आहिस्ता मोहताजी की तरफ ड्राइव होते जाते हैं। आर्थराइटिस किसी भी मेजर जोड़ में हो सकता है। मोस्ट कॉमन हम जब जैसे अपने पेशेंट्स में देखते हैं वो घुटने के जोड़ आर्थराइटिस है। इसके साथ साथ कूल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़ भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो नी के हवाले से रिलेटिवली लेस है। ये मरीज को जब आर्थराइटिस स्टार्ट होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल फरमाइए। अब मरीज को जब आर्थराइटिस स्टार्ट होता है तो उसको क्या शुरू में हल्का हल्का पेन होता है, उसको स्टिफनेस होती है? जी सर, ये बिल्कुल इस तरह ही है। मैं इसकी एनालॉजी अपने पेशेंट्स को इस तरह समझाता हूँ कि हमारे मुल्क में तो रिवाज नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा रिवाज है स्मोक डिटेक्टर्स का। तो अगर कहीं पे फायर हो जाए तो सबसे पहले डिटेक्टर्स बीप करते हैं और बताते हैं, इस बात का इल्म देते हैं कि कहीं पे कोई आग लग गई। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने पेन रिसेप्टर्स बनाए हुए हैं जो कि दर्द की सूरत में हमें ये आगाही देते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द जॉइंट। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लोगों की और मरीजों की सादा फहमी आप कह लें कि वो कोशिश करते हैं कि उस स्मोक डिटेक्टर को बंद कर दें,
लेकिन आग लगी रहने दो। एंड व्हाट हैपन्स के पेन तो दर्द की गोलियों से या अद्वियात से किसी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन आर्थराइटिस का दर्जा बतदरीज ज्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से वो इवेंचुअली क्रिपल्ड हो जाते हैं, उनके रोजमर्रा के मामलात अफेक्ट हो जाते हैं, वो चल फिर नहीं पाते। तो अगर टाइम पे उसका इलाज अच्छे तरीके से अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के पास आप मिल लें, तो आई थिंक के वो स्मोक डिटेक्टर बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपके आर्थराइटिस के हवाले से जो इनिशियल अच्छी मैनेजमेंट है, जिस तरह से हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप आर्थराइटिस को शुरू में ही प्रिवेंट कर ले तो आपको रिप्लेसमेंट या कोई भी इजाफी इलाज की जरूरत नहीं महसूस। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जानना आपसे चाहूंगी कि अक्सर जोड़ों के दर्द में, मतलब जोड़ों में दर्द तो महसूस होता है, साथ साथ सूजन भी फील होती है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं, इसकी क्या वजह होती है और इसको ओवरकम करने के लिए कोई अद्वियात इस्तेमाल की जाए, कोई एक्सरसाइज की जाए, क्या किया जाए? मैं हमें डॉक्टर साहब को आपकी आवाज नहीं जा रही। सॉरी आई डिडंट हियर यू, शायद कनेक्शन हमारा। जी 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 हरमीत, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर देखें बाहर, रूह साहब आप भी गए और वहाँ पे हमने एक चीज़ बड़ी वो देखी है कि अगर बुजुर्ग हैं तो बड़े आसानी से बसों में जाते हैं, सफ़र करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर किसी की उम्र 40 से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो उसकी हालत बड़ी ख़राब होती है। क्या वजूहत है डॉक्टर साहब? क्या हमारी आदत ही ये नुकसानदेह साबित हो रही है? हमें तब्दीली, बदलाव लाना होगा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो हड्डियों के जो ये मसाइल बड़े ज़्यादा हो रहे हैं। हरमीत, मेरा ख्याल है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत अहम वजह है, क्योंकि जब आप सीडेंटरी हो जाते हैं तो प्रैक्टिकली आपके मसल्स में वो स्टेमिना नहीं रहता, वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कि वो जोड़ को सपोर्ट कर सके, और इजाफी वजन के साथ साथ वो मजीद घिसना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि द मोमेंट यू एंटर इनटू योर 4th डेकेड, आप आर्थराइटिस के अर्ली जो अवाइल आर्थराइटिस है उसका शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप उस वक्त अपनी अच्छी एक्सरसाइज कर लें, अपने मसल को स्ट्रेंथन कर लें, जैसे आपने बताया कि अगर हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्विमिंग करें, चलने को अपने उसमें शामिल करें, ग़िज़ा को मुनासिब रखें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन, डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, तो आई थिंक कि आप आर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, जो अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है। हमारे पेशेंट जो है सिर्फ दर्द की दवाइयां खाते रहते हैं, अपने नॉर्मल काम करते रहते हैं, और जब हमारे पास आते हैं तो उनका इतना एडवांस मसला खराब हो चुका होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस के अलावा रह ही नहीं जाते। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से जोड़ जो हैं वो आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं? जी, मैंने अर्ज किया है कि सबसे जो कॉमन आर्थराइटिस है वो नी जॉइंट का है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हिप और शोल्डर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो ख़वातीन में जो आर्थराइटिस की रेशियो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है मर्द हजरात की निस्बत, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, और ख़ास तौर पर जब उनको मीनोपॉज, माहवारी बंद होने का हमल हो जाता है, तो वो बेसिकली उनके जोड़ों पे इजाफी जो आप कह लें चेक एंड बैलेंस होता है हार्मोन्स का, वो भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां बड़ी तेजी से खराब होती हैं और जोड़ भी उसके हिसाब से अफेक्ट होते हैं। अच्छा, आज तो आप एक शोल्डर जॉइंट रिप्लेस करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ज़रा नी जॉइंट वगैरह के बारे में बताइए, और दूसरे ये भी बताइए कि हेल्थ कार्ड के हवाले से आप इस वक्त वाहिद सर्जन है जो वाहिद मतलब जो सर्जन है जो नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या दूसरे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, इस हवाले से भी बताइए। जी सर, मैं इससे पहले कि मैं थोड़ी सी सर्जरी की डिटेल करूं, क्योंकि टाइम हमारे पास ट्रेंड है, हेल्थ कार्ड की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सर ये कुछ तो डिटेल ऑब्वियसली आप इसकी बता भी सकते हैं हमारे सुनने वालों को। हेल्थ कार्ड जो है गवर्नमेंट की एक एक्सीलेंट स्कीम है, और ये एक इस मिशन के साथ चल रही है कि आपके पाकिस्तान की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो। इस वक्त के जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं, उनका ये कहना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में वाहिद फैक्टर जो कि इसको आप कह लें कि इसको रोकता है वो पॉलिटिकल विल होती है। और आई थिंक ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि वी हैव सॉर्ट ऑफ लीडरशिप जो कि एक विजन रखती है जिसमें हेल्थ प्रोविजन फॉर पुअर पेशेंट्स शामिल है। खास तौर पे कोविड के बाद सर जब
पूरी दुनिया में इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, मरीजों की पहुंच से अच्छा इलाज बाहर हो चुका है। और हमारे को हमीद भी अभी ये बात कर रहे थे कि ये इतनी एक शानदार स्कीम है जिसमें एक फैमिली के लिए पूरे साल के लिए 7 लाख से ज्यादा का इलाज फ्री हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हेल्थ कार्ड के अपने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से अगर बात करें तो सिर्फ फरवरी 2020 में 118 डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा, अभी हमें शो में एक ब्रेक करनी है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब को हम ऑपरेशन थिएटर में मिलेंगे। डॉक्टर साहब के साथ एक मरीज भी मौजूद होंगे और डॉक्टर साहब जो हैं वो उस मरीज की जॉइंट रिप्लेसमेंट करेंगे शोल्डर की, तो ये हम आज आपको लाइव दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर फारूक आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं और इस वक्त डॉक्टर फारूक ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के हमरा मौजूद हैं, उनकी टीम भी वहां पर मौजूद है और वो हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट शोल्डर की करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा किस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो आप स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर फारूक को आवाज़ नहीं जा रही शायद। डॉक्टर फारूक, अभी आप ऑपरेशन थिएटर में, ज़रा बताइए, मरीज आपका तैयार है, आप भी तैयार हैं, तो आप जा रहे हैं, क्या प्रिपरेशन है आपकी अभी? सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे अहम चीज जो देखनी होती है वो ये होती है कि आपके थिएटर का एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वी हैव द लेटेस्ट मॉड्यूलर थिएटर्स अवेलेबल। इन थिएटर्स में एक खास तरह का एयर फ्लो होता है जिसको लैमिनेट एयर फ्लो कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे खास किस्म के फिल्टर्स होते हैं जिन्हें हाई पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग फिल्टर्स। हमारी जो एनेस्थेटिक फॉरेन क्वालिफाइड है, ट्रेन्ड है, वी आर यूजिंग इंपोर्टेड इम्प्लांट्स। इस वक्त हम एक जॉइंट रिप्लेस करने जा रहे हैं शोल्डर का, जिसको प्रैक्टिकली हमें बहुत एक्स्ट्रा केयर के साथ फील करना पड़ेगा। हमने पेशेंट की बना दी है। मेरी टीम इस वक्त प्रैक्टिकली मेरा वेट कर रही थी बिकॉज हमारी टाइमिंग थोड़ी सी हुई है, बट बहरहाल वी आर अबाउट टू स्टार्ट दैट। मैं हल्का सा व्यू थिएटर का देना चाहूँगा। वी हैव बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज और इंशाल्लाह जो सबसे कैच पॉइंट इस सारे मामले का है वो ये है कि ये जो पेशेंट हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, ही इज ऑन हेल्थ कार्ड, तो प्रैक्टिकली ही इज नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी। और ये पेशेंट, इसको जो सर्जरी की कॉस्ट थी वो 6 लाख से तजावज़ कर दी थी, जो कि हम अपने हेल्थ कार्ड बजट के ऊपर कर रहे हैं विद ऑल द मैक्सिमम आप कह लेंगे बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज अवेलेबल। मैं इसका एक्सरे भी शेयर करना चाहूँगा सो दैट आपको पता लग जाए दैट वी कैन ऑलवेज शेयर द पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरेज। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनको कि एक्सरे थोड़ा सा पूछ करें और उसके बाद मैं वॉशअप होने चला जाऊँगा। तो एक्सरे की तरफ जी बताइए। जी, ये पेशेंट है जो 65 ईयर मेल हैं और एक एक्सीडेंट के बाद, जैसा कि हम आर्थराइटिस की वजूहात जान रहे थे, तो एक्सीडेंट भी उसमें एक वजह है। एक्सीडेंट के बाद इनका जोड़ टूट गया और टूट के डैमेज हो गया है। ये इस हद तक डैमेज हो गया कि इसको बचाना मुमकिन नहीं है और दैट इज वाई इनका जो प्लान है वो आर्थोप्लास्टी का किया गया है और जिसकी हम तैयारी शुरू करने लगे। थैंक यू वेरी मच। मैं वॉशअप होने जाऊंगा सर, बाकी हम कुछ बातें कर लेंगे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपने बताया कि 65 ईयर ओल्ड है, एक्सीडेंट में इनका शोल्डर टूट गया है और इसका हल यही है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए। हाँ जी। तो ये रिप्लेस जो है, ये जी सर, मैं वॉशअप के लिए जा रहे हैं डॉक्टर साहब। इसके बाद तैयारी होगी उनकी ऑपरेशन करने की। ये आप देख रहे हैं उनको। प्रैक्टिकली हम आपको वो तो इमेजेस नहीं दिखा सकते सर्जरी के, और जो सर्जरी है एक जोड़ की तब्दीली की वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे चलती है। ठीक है, ठीक है। और हमारी टीम इस वक्त, एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो ये है कि पिछले सिग्नल मेरे ख्याल में खराब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नल खराब हुए हैं। सिग्नल जिस टाइम ठीक नहीं आ रहे, इसलिए हम डॉक्टर फारूक को सही से सुन नहीं पा रहे, ना देख पा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक ने बताया कि किस तरह से एक 65 ईयर्स शख्स हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनका जो एक्सीडेंट था उसकी वजह से उनका जो जॉइंट था वो हिल गया और वो रिपेयर नहीं हो सकता था। ज़ाहिरी बात है, उसका ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन करके उसका जो शोल्डर है उसका जॉइंट रिप्लेस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बताइएगा।
सर मैं ये कह रहा था कि लास्ट 7 मंथ्स में मैंने 100 ज्वाइंट रिप्लेस कर दी हैं, मेनली हेल्थ कार्ड पेशेंट्स के। ये वो प्रोसीजर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा टेक्निकली डिमांडिंग होते हैं और इनके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट से कोई इजाफी चार्जेस नहीं ले रहे और हम पेशेंट को वो सर्विसेज दे रहे हैं जो वो ड्रीम करते हैं प्राइवेट पेशेंट के तौर पर। हम उनकी इंटेग्रिटी को हर्ट नहीं होने देते, हम उनको वही सर्विसेज देते हैं, वैसे ही रूम में दाखिल करते हैं, वही जॉइंट लगाते हैं जो प्राइवेट पेशेंट्स को लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जितने प्रोसीजर्स हमने की हैं उसमें अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी मदद की है। कोई एक सिंगल पेशेंट भी ऐसा नहीं है जो खराब हुआ हो, जो इन्फेक्ट हुआ हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है इसका मतलब सक्सेस होने की रेशो क्या है? क्या हर जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल होती है या इसमें सक्सेसफुल ना होने के भी कुछ चांसेस होते हैं? जी, जो अगर आप अभी भी देखते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी इन ऑर्थोपेडिक्स इज बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है वो आर्थ्रोप्लास्टी ही है। और जैसे रऊफ साहब भी पूछ रहे थे कि घुटने के हवाले से, तो घुटने में आप ये देखें कि अगर तो और कोई हल ना रहे तो आर्थराइटिस के बाद रिप्लेसमेंट उसका काबिल इलाज और मुकम्मल तसल्ली बख्श इलाज है, जिसके बाद मरीज अगले दिन खड़ा हो जाता है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन क्वालिफाइड रिहैब टीम है जो कि मरीज को इस हद तक ले जाती है कि वो तकरीबन अपने सारी रूटीन जो है उसमें आप कह लें कि बहुत विद इन फ्यू वीक्स अपनी रूटीन में वापस आता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आई विल प्रोसीड फॉर द सर्जरी नाउ और इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। हमने आज दिखाया कि ऑपरेशन थिएटर में किस तरह से टीम वहां पर मौजूद थी, पेशेंट भी थे और जॉइंट रिप्लेसमेंट शोल्डर की होने जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है जी, सबसे बड़ी बात वही आप जो कह रही हो कि हेल्थ कार्ड के हवाले से साथ इन्फॉर्मेशन दी। आपके लिए भी ये लाजिम है कि अपना हेल्थ कार्ड, अपना नेशनल आईडी कार्ड जो है उसको रजिस्टर करवाएं। आपका वो हेल्थ कार्ड के तौर पे काम आएगा, आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी। और जैसे डॉक्टर फारूक ने बताया कि ये एक ऐसी सर्जरी है रिप्लेसमेंट की, जॉइंट रिप्लेसमेंट की, जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, 20-20 लाख रुपए लोगों के लग जाते हैं, लेकिन ये हेल्थ कार्ड के ऊपर फ्री हो जाता है। अभी तक जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 100 जॉइंट रिप्लेसमेंट की इन्होंने सर्जरीज की हैं और तमाम की तमाम हेल्थ कार्ड पर की हैं, तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को भी यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो फैसिलिटी है अभी तक जिस तरह हरमीत भी बता रहे थे KPK में अवेलेबल है और साथ ही साथ ये सहूलत पंजाब में अवेलेबल है। अभी नाज़रीन हम शो में जाएंगे। हीर रांझा के 51 ईयर्स हो गए हैं। अगर आप जानना चाहें हीर रांझा के बारे में, हीर रांझा फिल्म मेकिंग के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, स्टोरी के बारे में और उसके खूबसूरत नगमे जो नूरजहां ने गाए हुए हैं। हाँ, सुन बजरी मिठड़ी तान। हाँ, ये मैं रात को ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, हीर रांझा की जो लव स्टोरी थी, फोक लव स्टोरी, इससे सभी वाकिफ हैं। और ये लिखी किसने थी? ये लिखी एज वी ऑल नो 17th सेंचुरी में वारिस शाह ने लिखी थी और इसके बाद इस पर मूवी बनाई गई। 1969 में इस मूवी पर काम जो था वो स्टार्ट किया गया और 1970 में इसको नुमाइश के लिए पहली बार पेश किया गया। इस साल जून में इसको 51 बरस मुकम्मल हो गए हैं। ताहिर सरवर मीर साहब ने BBC पर इस हवाले से एक आर्टिकल लिखा जिसमें फिल्म की मेकिंग के हवाले से बताया गया, कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया। सो ताहिर सरवर मीर साहब भी आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इस मूवी के बारे में इन्हीं से जानेंगे। थैंक यू सो मच ताहिर साहब एंड वेलकम टू द शो। मैं आपका आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें आपने लिखा हुआ था कि ये हीर रांझा जो मूवी है ये हमारी एक जनरेशन के लिए नॉस्टैल्जिया है, दूसरी के लिए नेशनल प्राइड है और तीसरी की अगर बात की जाए तो क्लासिक का दर्जा रखती है। मुझे ये थोड़ी लाइन्स इतनी समझ नहीं आई, जरा इनको इलैबोरेट कीजिएगा। इसके लिए ये अर्ज़ है कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, रऊफ साहब को बिल्कुल याद होगा, 1970 में मैं तो बहुत छोटा था और स्कूल भी अभी नहीं जाता था, लेकिन एक उसका एक बड़ा क्रिएट हुआ था मीडिया में और उस वक्त सारे उस वक्त जो मतलब इस तरह से तो वो ज़माना वो था जब औरतें भी जाती थी सिनेमाज पे और मर्द भी जाते थे, बच्चे भी जाते थे और सिनेमा के लिए बड़ा आइडियल माहौल था। और वो जो मैंने ये लिखा कि एक के लिए नॉस्टैल्जिया, अब जिनकी 60 और 50 के दरमियान एज है या उससे ज़्यादा है,
तो उनके लिए ये एक बड़ी खुशगवार याद है हीर रांझा की मेकिंग और उसकी एग्जीबिशन। और फिर जो मेरी एज के लोग हैं उनके लिए ये प्राइड है कि हमारे मुल्क में, जहाँ रऊफ साहब का तो सब्जेक्ट है फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनी यहाँ, और उसमें ये एक प्राइड है कि इन 70-72 सालों में एक अच्छी फिल्म बनी है। और फिर ये जो तीसरी नस्ल का क्या आपने, क्लासिक। तो क्लासिक, अब अगर आपकी जो जनरेशन है, आप अपने कज़न की किसी की शादी वगैरह में देखें तो ये गाने जो हैं ये आप ढोलक पे अपनी कज़न्स के साथ, सहेलियों के साथ आप गाती होंगी। तो ये एक क्लासिक दर्जा इख्तियार कर गई है फिल्म। और अगर कोई कहता है कि जी कि यहाँ क्या बना है फिल्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हीर रांझा जो है इन 70 सालों। अच्छा, इससे पहले कारदार साहब ने भी बनाई थी 1932 में फिल्म इसी नाम से। जी। और लेकिन जो दर्जा इसको हासिल हुआ, मतलब उसमें क्या देखा जाए, मतलब अहमद राय साहब ने इसके डायलॉग लिखे, कहानी वारिस शाह, लेकिन स्क्रीन पे उन्होंने किया। वो खुद बहुत बड़ा नाम था, पंजाबी के बड़े शायर थे। फिर ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने म्यूज़िक दिया, और म्यूज़िक तो खैर ऐसा है जैसे आपने कह दिया कि आज तक लोगों के दिलों में याद है, वो उसके गाने गुनगुना के अब भी मज़ा लेते हैं। म्यूज़िक ज़्यादा ज़ोरदार था, कहानी ज़्यादा ज़ोरदार थी, मुकालमे ज़्यादा ज़ोरदार थे, या कैरेक्टराइजेशन ज़्यादा ज़ोरदार थी, मतलब किसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर है, मतलब अगर देखा जाए। अच्छा, ये आपने सारी समरी कर दी फिल्म की, लेकिन जो आपने रेफरेंस दिया कारदार साहब की फिल्म का 1932 में, उसमें रफ़ीक गज़नवी था, मौसीकार थे, और अनवीरी बेगम उसकी हीरोइन थी, जो सलमा आगा की नानी है। तो ये हमेशा से अच्छी फिल्म बनी है यहाँ सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो फिल्म है मसूद परवेज़ की, जिसके लिए मैं हाज़िर हूँ और बात उस पर हम कर रहे हैं, और फरदौस और एजाज और अजमल खान जो है 1955 में जो नज़ीर साहब ने बनाई थी, अनैसन भट्टी साहब रांझा थे, और सुरन लता जो है वो हीर थी, उसमें भी कैदो अजमल खान ही बने थे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, कहानी, म्यूज़िक, शायरी और कास्टिंग, और फिर उसके बाद मसूदुर रहमान की सिनेमेटोग्राफी, ये सारी जोड़ के एक उम्दा और अच्छी फिल्म बन सकी है, जिस पे हम जो है फ़ख्र भी करते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें रऊफ साहब, सैदा खेड़ा तो वैसे तो वारिस शाह साहब ने जो कहानी लिखी है उसमें विलन है, लेकिन मसूद परवेज साहब ने उसका जो फ्लेवर रखा है वो कॉमेडी रखा है, कॉमेडी रखा है, और वो शायद फिल्म की जरूरत भी होता है। क्या अच्छा रोल किया मुनव्वर ज़रीफ ने फिर, मतलब अच्छा, मैं बहुत सी बातें जो ऐसी हैं जो मुझे याद है, मतलब ये है कि जो रंगीला है उसका बड़ा छोटा सा रोल है, कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। और मुझे अभी तक याद है कि वो फिल्म में कैदो जो है, कैदो चूंकि मेन विलन तो कैदो मतलब इसमें है ना, अजमल ने जो किया, क्या अच्छा रोल अजमल ने भी किया। और जिस वक्त वो उसको कहता है कि ए हीर ते रांझे ते मैनू शक है ना ते जरा अख रखी, और फौरन रंगीला क्या जवाब देता है कि हीर ते मैं करूँ दी अख रखी है। मतलब वो जो टचेस हैं उन्होंने उसको बड़े कमाल मतलब वो कर दिया। और जी हाँ, वो मैं कल किसी से कह रहा था कि रंगीला साहब जो है एक्शन कॉमेडी करते थे और रिएक्ट बहुत मजबूत करते थे। मुनव्वर ज़रीफ जुगत करते थे, वो रिएक्ट करते थे। तो शायद रंगीला साहब ने अपने कैरियर में बेहतरीन बात की है कि असी ते हीर ते कदों दी अख रखी। सब कहते हैं ओए मार, कैदो से डांटता है, बकवास ना कर, तू कामे ते अख रखनी, ते कहंदा असी हीर तो अख चुक के कामे ते रख ले। क्या उसमें जो है वो कॉमेडी है, और कहानी तो वारिस शाह की लिखी है। उसमें फिर मेन ये में हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं, जरा कॉमेडी सीन हमारे साथ मौजूद है, एक चल के कॉमेडी सीन देखते हैं। आइए जरा कॉमेडी सीन देखते हैं। कितनी अच्छी और डिसेंट सी कॉमेडी है ये। कॉमेडी आजकल की मूवीज और ड्रामास में नहीं हमें मिलती। देखिए, ये मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं और लिखी ये फिल्म जो है अहमद राई साहब ने, वारिस शाह की कहानी है। तो ये तो लेजेंड्स थे हमारे, और इस तरह का काम जो है इनको फॉलो किया जा सकता है शायद इस तरह का। हरमीत एक सवाल करना चाहता हूं। जी हरमीत प्लीज। जी मीर भाजी, मैं आपसे फिरदौस के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि एक अगर हो उनके बारे में जो आपने लिखा है कि कोई बड़ी हिट उन्होंने नहीं दी थी इससे कबल, मेरे ख्याल में इंसानियत के बाद उनका करियर जो है वो शुरू हुआ,
तो हीर रांझा में ये कैरेक्टर उनको कैसा मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ी फिल्म और उसके बाद इस 2 फिल्में पहले फ्लॉप हो चुकी थी, फिर दोबारा ये इस फिल्म का आना, तो इस कैरेक्टर के लिए फिरदौस को चुना कैसे गया, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। अरे नहीं, ये शायद आप मिक्स कर रहे हैं मेरे 2 आर्टिकल। इंसानियत तो तारिक अजीज साहब थे और फिरदौस बेगम तो जो है वो जी। बहुत उनका कैरियर में बहुत लंबी चौड़ी एक स्कोर था। और उससे पहले ये जो फिल्म हीर रांझा है, इससे इस दौर में जब इन्होंने 1970 में और 1969 में जब फिरदौस बेगम ने ये फिल्म की, तो वो तो उस वक्त जो है मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस थी और सुपरस्टार थी। और उससे पहले इस यानी मसूद परवेज और एजाज और फिरदौस बेगम एक फिल्म बनी थी, यही एपिक स्टोरी थी, मिर्जा जट। तो वो भी इनकी हिट हुई थी, मलंगी भी हिट हुई थी, फिरदौस बेगम की तो बहुत ज्यादा फिल्में हिट हुई थी। और ये जो आइडिया था यानी फिल्म प्रोड्यूस करने का, ये एजाज साहब का आइडिया था। एजाज साहब बहुत अच्छे एक्टर, तो आप सारे एवेल्युएट करें कि वो कैसे थे। रांझा में तो उन्हें बहुत ही पसंद किया गया, मिर्जा जट भी उनकी हिट थी और बाकी जो प्रोड्यूसर वो बहुत ज़बरदस्त थे। रऊफ साहब को याद होगा कि उनकी फिल्मों में जो उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की, उनमें सिलेक्शन और वैरायटी भी थी, मौज़ूआत के हवाले से भी। एक हीर रांझा है, फिर सर वो आपको याद होगा दोस्ती, क्या बिल्कुल ही डिफरेंट माहौल की फिल्म थी। फिर शोले, फिर एक और फिल्म थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे से जानूंगी, आपके आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि फिरदौस बेगम को अगर असल हीर भी देखती तो बड़ा हैरान रह जाती है। इस पर बात करेंगे। गाने ताहिर सर फिल्म के गाने लगाएंगे, फिल्म के गाने आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। नाज़रीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म हीर रांझा पर, जिसको बने 51 साल बीत चुके हैं। मीर साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। मीर साहब, इस मूवी के अगर गानों को डिस्कस किया जाए तो बड़े ही ज़बरदस्त गाने हैं, जिस तरह सुन वंजली दे मिठरी तान और वंजली वाले, मतलब ये वंजली ही क्यों, मतलब दोनों गानों में। फिर मलका तरन्नुम नूरजहां ने इनको गाया हुआ है, वो गायकी भी बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए जी, मैं अहमद रईस साहब का ISPR नहीं हूँ। अहमद रईस साहब बहुत बड़े शायर थे और रांझा जो है सिंबलाइज है बांसुरी के साथ, और तो उन्होंने लिखा जिसे बहुत पसंद किया गया। और आज 51 साल बाद आप भी बात कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने इसको बनाया था किया इसको। और ख्वाजा खुर्शीद अनवर आपको पता है कि सर वो लेजेंड थे और बहुत सीखे हुए थे इस काम को। उस्ताद तवक्कल खान के शागिर्द थे और क्लासिकी मौसीकी बेस थी उनकी। और फिर फिल्म को वो बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने समझा। और जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुआ है तो सब ने देखा कि उन्होंने जिस तरह से म्यूज़िक बनाया, कोयल, इंतज़ार और फिर हीर रांझा, तो बहुत ही उम्दा म्यूज़िक उन्होंने बनाया। और रागों में ये सारी ट्यून्स जो हैं क्लासिकल रागों में है, लेकिन उनकी जो फॉर्मेशन है वो इतनी आसान है कि एक लेमैन भी उसको एंजॉय कर सकता है और एक प्रोफेशनल जो रागों को जानता है वो भी उसे एंजॉय करता है। बहुत ही रऊफ साहब आला म्यूजिक बनाया है। और मैं ये समझता हूँ कि 1970 में आपको पता है चेतन आनंद इंडिया में भी हीर रांझा बनी और वहाँ मदन मोहन साहब ने बनाया, मोहम्मद रफ़ी वो गाना ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, कैफी आजमी ने उधर गीत लिखे, लता मंगेशकर ने उधर गाया, इधर मैडम नूरजहां और ये दूसरे हमारे मुनीर हुसैन साहब और माला बेगम, फिर गुलाम अली ने भी हीर वारिस शाह पढ़ी है। तो एक मैच था इंडिया और पाकिस्तान के हुनरमंदों में और आर्टिस्टों में, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जीता था। और हमें इंतजार न करवाएं, थोड़ा सा गाना दिखाते हैं, गाने चला के दिखाते हैं। चलें पहले चल के गाना देख लेते हैं। कितना बिल्कुल खूबसूरत ये गाना है और मतलब जो डांस स्टेप हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से लिए गए हैं। अच्छा, ये तो गाना हमने नाज़रीन को दिखा दिया। आपका आर्टिकल में पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था जो फिरदौस बेगम थी उनको अगर असल हीर भी देखती तो वो भी हैरान रह जाती। मतलब ऐसी क्या बात है फिरदौस बेगम की जो आपने इन अल्फाज का इंतखाब किया? देखिए, ये सभी लोगों ने कहा है, मैंने तो इसको जो है रिप्रोड्यूस किया है। ये उसी वक्त कहा गया था ख़वातीन ने। अब फैशन में तो आपका राय होनी चाहिए ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो उस वक्त औरतों ने
यानी 1970 में जब ये फिल्म रिलीज हुई है तो बहुत जो इसमें हालांकि 1776 का वो दिखाना था, उसमें जेवर और ज्वेलरी वगैरह और फिर कपड़े वगैरह, तो ये एक मुझे अभी ज़मुर्द बेगम हयात है जो इनमें सहती बनी थी उस फिल्म में, और बाकी बहुत सारे लोग जो हैं प्रोटैगनिस्ट और सारे लोग जो हैं वो दुनिया से जा चुके हैं। हरमीत कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी प्लीज़। जी मीर साहब, जिस तरह हमने हीर रांझा में जो केमिस्ट्री देखी, जो इश्क मोहब्बत और जो दास्तान थी, लेकिन उसके बाद भी फिल्म जब रिलीज़ हुई उसके बाद मुख्तलिफ अखबारों में भी ये चीज़ें जो है एजाज़ और फिरदौस के हवाले से जो चीज़ें बड़ी शाया हुई कि इनकी आशिक इश्क मोहब्बत की दास्तानें बड़ी वो हुई, वायरल हुई, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई थी? क्या वाकई दुरानी साहब दिल दे चुके थे? देखिए ये भी अभी थोड़े दिन पहले मैंने BBC में ही लिखा है कि मलका तरन्नुम नूर जहां को बड़ा शदीद एतराज़ हुआ था कि एजाज साहब जो हैं फिरदौस बेगम के करीब हो गए हैं, और फिर ये जो फिल्म है हीर रांझा ये उनमें ताल्लुकात ख़त्म करने का बायस भी बनी थी। उससे पहले जब सरदार जी ये शूटिंग्स हो रही होती हैं, फिल्में बन रही होती हैं, तो हीरो हीरोइन जो है आउटडोर भी जाते हैं और बहुत सारा टाइम इकट्ठे गुजार रहे हैं। खास तौर पे जब इस तरह के गाने हो, अभी फिरदौस की ब्यूटी जरा दिखाते हैं ना, ये अगला गाना देखते हैं हम, और इस गाने में देखें कितने खूबसूरत है, मतलब आपको जवाब मिल जाएगा। गाने को मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ कॉम्पोजिशन कितनी अच्छी है, डांस कितना है, ज्वेलरी उस टाइम पर, मतलब ये आजकल भी यही किस किस्म वो ताहिर ने जैसे बात की ना, मतलब 17वीं सदी उस दौर की जो चीज़ें हैं वो सारी दिखानी है। अब म्यूज़िक की तरफ थोड़ी सी, जैसे इन्होंने बात की मदन मोहन, और हालांकि बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर है, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर, लेकिन हकीकत ये है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर यहाँ पे बाजी ले गए हुए हैं, और नूरजहां ने जो गाया है, इतनी मीठी सुर, मीठे सुर, इतनी मीठी म्यूज़िक, मतलब मीठा म्यूज़िक कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल सही है, और मैं सरदार जी का जो पिछला सवाल था उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि आम लोगों को भी समझ आए कि मलका तरन्नुम नूर जहां को क्यों इतराज था एजाज और फिरदौस के रिलेशन पे, क्योंकि वो मियाँ बीवी थे। एजाज साहब और मलका तरन्नुम की शादी थी, और इस फिल्म में और उससे पहले जो फिल्में बनी वो उसका बायस बनी थी, फिर उनका डाइवोर्स हो गई थी। और जहां तक म्यूजिक की बात है तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर जो है, आपको पता है कि सर फिरदौस बेगम ने इस फिल्म के 20,000 रुपये चार्ज किए थे, और 20,000 रुपये की उस वक्त वैल्यू क्या थी कि मुझे मुनव्वर ज़रीफ साहब की बेवा बल्कीस बेगम ने बताया कि यहाँ जो MM आलम रोड पे है, उस जमाने में 4 कनाल 20,000 में आता था, तो अब वो 1 अरब रुपए की जमीन बिकी है। यानी फिरदौस बेगम ने जो मुआवजा 20,000 रुपया वसूल किया था उस फिल्म में, वो 1 अरब रुपए के बराबर है। अब अगर ये प्रॉपर्टी भी डाल दी है ना मैंने इसमें, तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने सर 25,000 रुपये और 20 और 25,000 में इसको चार्ज किया था, जो एक हीरोइन की, आप ये समझें कि अभी आपको समझाने के लिए कि मायरा खान जो फीस ले, वही अगर मौसीकार ले तो कितना बड़ा, पैसों से भी नापा जाता है ना कि भाई आप सैलरी क्या बड़ा मौसीकार होगा, कि भाई इतने बहुत बहुत बड़े, और उन्हें कहा गया था मौसीकार आजम ख्वाजा खुर्शीद अनवर को। और हालांकि मतलब एक इंतहाई पढ़े लिखे आदमी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका खानदानी काम नहीं था मौसीकी। फैज साहब के क्लास फेलो थे, और फैज साहब और वो दोनों मिलके, भगत सिंह के भी, फैज साहब के साथ तो वो क्लास फेलो थे, मतलब खास तौर पे, मतलब फैज साहब ये कहा करते थे कि मुझमें जो रिदम और मौसीकियत है वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर की वजह से, उनकी संगतें हैं। मैं बल्कि एक बात बताता हूँ कि फैज साहब ने मुझे ये खुद सुनाया कि कहने लगे कि एक दिन मैंने और ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने बैठ के कहा कि अपना अपना काम एक दूसरे को बताते हैं। तो कहते मुझे मौसीकी का बहुत शौक था, और ख्वाजा खुर्शीद अनवर शायरी किया करता था। तो जब हमने अपनी अपनी चीज़ें एक दूसरे को सुनाई, और उसने गा के सुनाया, मैंने भी अपने तरीके पे सुनाया, तो हमने तय किया हमें प्रोफेशन बदल लेना चाहिए। बिल्कुल सही, उसको मौसीकी करनी चाहिए और मुझे म्यूजिक, मुझे शायरी करनी चाहिए, तो हमने अपने प्रोफेशन बदल लिए। इस वाकया का कितना बड़ा वाकया है ये, कि असली बंदे जो हैं, ठीक जो पोटेंशियल था वो मिले हमें। अगर फैज साहब धुने बनाते तो बढ़िया पैड़ियां बनानी। बिल्कुल सही है। चलें, इसी के साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला, और इतनी ज़बरदस्त बातें जो थी इस मूवी के हवाले से वो हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। नाज़रीन, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो PSL के मैचेस पर बात करेंगे। इरफान ज़हीर और के आसिफ अहमद हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, पीएसएल के बकिया मैचेस पर बात करेंगे। कल पहला मैच तो जो था क्वालिफायर मैच वो मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड था, जो कि मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया। दूसरा मैच कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी था, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने मैदान मार लिया। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ के आसिफ अहमद और इफ़ार ज़हीर मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। इरफान, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो आगाज़ था वो बड़ा मायूस कुन रहा, इस पर बात करें, और साथ ही साथ जो मुल्तान सुल्तान्स ने इनिंग्स खेली उस पर आपका क्या? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो ज़्यादा लीथल टीम बनती जा रही है, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। कोई भी टीम क्रिकेट में बोला जाता है जब जेलिन होती है या उसका कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाता है, मोमेंटम गेन कर लेती है, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। और ये भी साथ क्रिकेट में बोला जाता है कि जब आप कंटिन्यूसली जीत रहे हो तो एकदम कोई ना कोई बुरा दिन जरूर आता है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था, क्योंकि ये एक हिस्ट्री में होता है। जैसे हम बड़ी लंबी डिबेट है, वो तो बुरा दिन फिर मुल्तान सुल्तान्स का भी तो आ सकता था। नहीं, वो आता रहा ना, लेकिन मोमेंटम नीचे से जो ऊपर जाती है टीम, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाती है टूर्नामेंट्स के साथ। जिस तरह ग्रेजुअली ग्रो अप करता है टूर्नामेंट, तो वो चीज सामने नजर आई कि उनका मोमेंटम अच्छा होता जा रहा था, वो बेहतर परफॉर्म करे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सोहेब मकसूद की अगेन हर मैच में, जिस तरह वो सीजन प्लेयर के तौर पे सामने आ रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं नंबर 3 के ऊपर आके। जैसे हमने लाहौर के अंदर की एग्जांपल दी कि हफीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे स्लॉट के ऊपर, इसी तरह सोहेब मकसूद ने आके वो जगह अपनी टीम के लिए ली, और शान मसूद बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने भी एक अपने वो रोल जो है, टीम में जगह नहीं बन रही थी जब वो टीम में नहीं थे, एज ए कैप्टन उनको हटाया गया, बट जैसे ही वो आए और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेल रहे हैं वो। फिर इसी तरह हमने देखा, मुझे उसी तरफ आने लगा था, क्या खूबसूरत एंड किया खुशदिल शाह ने और चार्ल्स ने। दोनों ने 21 और 22 बॉलों पे 43 रन स्कोर किए, और ये स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यही T20 की ब्यूटी है, क्योंकि 160 170 करके जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए इन पिचेस के ऊपर। एटलीस्ट 180 190 तक जाना चाहिए, और देवर कॉन्फिडेंट, अक्लमंदी के साथ मुल्तान सुल्तान खेल रहे हैं। वो 200 या 210-20 की दौड़ में नहीं जा रहे थे। दे नो देयर कैपेसिटी कि उनकी बॉलिंग कैसी है, वो उनके बॉलर इतने कैपेबल हैं कि 180 185 तक डिफेंड कर देंगे। तो उन्होंने उसी को टारगेट किया। खेले 181 स्कोर। हाँ जी, 181 किया और उनके बॉलर्स ने डिफेंड किया। सोहेल तनवीर की बात करें, जो मुझे लग रहा था शुरू में उनकी हार की सबसे बड़ी वजह थी, जो पहले इनिशियल स्टेज के ऊपर, कि सोहेल तनवीर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे ही सोहेल तनवीर ने क्लिक करना शुरू किया, मुल्तान सुल्तान का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया, और फिर इमरान ताहिर और बाकी सब ने उनके साथ बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, और हमने देखा कि वो बड़ा आराम से मैच 31 रन से जीत गए। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी क्रेडिट पहले बैटिंग को जाता है। इसी पे कमेंट करो, मतलब आप एक तो ज़रा कैप्टनसी का फ़र्क भी दोनों का देखा जाए, मुल्तान सुल्तान का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक रिदम की भी बात करें, 8 मैचेस मुसलसल जीते, उसके बाद 9वां मैच आके एक बैक डे आ जाता है उनके ऊपर, और वो क्लिक नहीं कर पाती, बैटिंग भी नहीं क्लिक करती। बॉलिंग तो ठीक है, बहुत ज़्यादा रन उन्होंने नहीं दिए, लेकिन बैटिंग उनकी क्लिक नहीं की। अब देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हिस्ट्री ये है कि जब उनके पावर प्ले में 3 आउट हो जाएं तो वो फिर मैच हार जाते हैं। सो कल भी ऐसा ही हुआ कि उनके पावर प्ले में 3 आउट हो चुके थे। कर्टेसी एक बहुत ही शानदार रन आउट, इखलाक को रन आउट किया इमरान ने। सो बॉलिंग और बैटिंग तो मुल्तान सुल्तान्स की अच्छी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, और ये एक डिफरेंस नज़र भी आया। और दोनों कैप्टन्स तो बहुत बहुत अच्छे हैं। दोनों कैप्टन्स ने कल जिस तरह जान मारी, आप देखें, एक गलती ज़रूर की, शादाब को अपना नंबर प्रमोट नहीं करना चाहिए था, उस पर आसिफ अली को भेज सकते थे वो, और आसिफ अली एक अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। तो जब शादाब की विकेट गिर गई तो फिर प्रेशर आसिफ अली के ऊपर आया, और एक वो, खैर आसिफ अली के ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, जहां जिम्मेदारी की बात आती है वहां पर आसिफ अली गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, और कल उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेलते, थोड़ा सा बेस बनाते हैं, स्लो करते हैं, फिर आगे आके तेज होते हैं। देखिए, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर उनको एक ओवर में 25 रन करने हो, 24 रन करने हो, तो वो 3-4 छक्के मार सकते हैं। अब यही एबिलिटी जो थी वो माइकल बेवन के अंदर थी, कि आपको याद है कि वो सिंगल करते थे, और जब छक्के की जरूरत होती थी तो वो छक्का भी लगा देते थे, वो टीम को फिनिश करके जाते थे। सो कल ये डिफरेंस नज़र आया। हमारे प्लेस का जो माइंड सेट है वो नहीं बन पा रहा कि हमने जिम्मेदारी कैसे लेनी है और हमने फिनिशिंग कैसे करनी है। सो कल ये मुल्तान सुल्तान, खैर उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि वो 180 करना उनके सामने बहुत मुश्किल था, और आपने देखा कि जिस तरह से सारे बॉलर्स ने बॉलिंग की। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इरफान ने भी बताई ये बात, कि जब सोहेल तनवीर फॉर्म में आ गए हैं तो फिर ये खतरे की घंटी है। पहले उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म किया पिछले मैच में, और कल जो पहले ही ओवर में कॉलिन मुनरो को उन्होंने डग आउट में भेजा, तो फिर उन्होंने फिर पलट कर नहीं देखा, फिर उन्होंने सारा प्रेशर
इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर रखा। दो के एक तरफ से स्ट्रगल करते रहे, कोशिश करते रहे उस्मान ख्वाजा, लेकिन दूसरी जानिब से विकेट्स गिरती रहीं और रन्स भी नहीं बन पा रहे थे। और वंस अगेन कैप्टनसी इसको कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि उस्मान ख्वाजा सेट हो गए हैं और यहाँ पे अब रन्स बन रहे हैं, सुहेल तनवीर को लाए। सुहेल तनवीर ने ब्रेक थ्रू दिया और कैच, बहुत ही अच्छा कैच लिया खुशदिल शाह ने। सो कल 100% मार्क्स हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, उन्होंने कोई गलती नहीं की और वंस अगेन वो फाइनल के लिए फेवरेट हो गए हैं। ठीक है, हरमीत आप बात करना चाह रहे हैं? वैसे इरफान जी 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 इरफान, जिस तरह आसिफ ने बात की 3 विकेटें जैसी गिरी 14 रन पे, तो पूरे जो मामला था वो उसी पे उन्हीं पे चला गया। मतलब जाहिर बात है कि 3 विकेटें गिरना बहुत बड़ी बात थी और इतनी जल्दी। लेकिन आप क्या समझते हैं, कोई चांस है दोबारा इन होने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? देखिए बिल्कुल सबसे हाईएस्ट पे इन्होंने स्कोर पॉइंट टेबल पे फिनिश किया है, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी को बड़ी मेहनत करना ही है। पेशावर ज़ल्मी ऐसे जीत नहीं सकती। पेशावर ज़ल्मी क्योंकि वो गिरे हुए हैं, उनको अगर अग्रेसिव क्रिकेट खेलेगी तो फिर जीतेंगे। जिस तरह की क्रिकेट कल पेशावर ज़ल्मी ने खेली, अगर यही सेम क्रिकेट आप इस्लामाबाद के साथ खेलेंगे तो यू कांट विन। देखें वो कराची किंग्स थी जो आपसे हार की है। अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इसी तरह की एक मोनोटनस क्रिकेट खेलेंगे तो आप नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है इस्लामाबाद यूनाइटेड से तो बहुत अटैकिंग और अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जैसे मैंने कल कहा कि अगर मुल्तान सुल्तान ने जीतना है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, इनके ओपनर को जल्दी आउट करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक को तो मस्ट करना पड़ेगा। वो उन्होंने किया। अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ी सी ऑब्वियसली नेगेटिव अप्रोच के साथ होगी कि हम वो हार के आए और उनके पास डू एंड डाई की सिचुएशन है। अगर पेशावर ज़ल्मी उन पर पूरे अटैक की तरफ जाती है और उनको अगर वो पहले बैटिंग करते हैं, उनको जल्दी आउट करते हैं, उनके ओपनर को जल्दी आउट करते हैं, अगर वो उनको रिस्ट्रिक्ट करने की ट्राई करेंगे तो जितने बड़े उनके पास पावर हिटर हैं, जितना पावर पैक किस्म के उनके पास प्लेयर हैं, तो वो स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते उनको। तो वो डेफिनेटली 200 टच कर देंगे, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कल कराची किंग्स हारा क्यों? इसकी हारने की क्या रीजन? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लास्ट कोई 1 वीक से बोल रहा हूँ कि सबसे चैंपियन सबसे बड़ी उसकी वजह हारने की बाबर आजम है, जो PSL का हाईएस्ट स्कोरर है, जिसने पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन किया। अनफॉर्चुनेटली वो कराची किंग्स के हारने की वजह उनका मेन प्लेयर बाबर आजम है। स्ट्राइक रेट उनका इतना नीचे जाता जा रहा है, 100-110 के ऊपर वो खेल रहे हैं, जिसका उनकी जो फ्रेंचाइज है कोई फ़ायदा नहीं है। वो प्योरली ODI और या टेस्ट के पैटर्न के ऊपर T20 खेल रहे हैं। और मैंने जब वो खेल रहे थे तो मैंने कहा यही डिफरेंस आएगा एंड के ऊपर भी, वही आया कि वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। देखे ना, मैंने कल बात की कि शर्जील ले लें या इफ्तिखार की बात कर लें, किसी भी प्लेयर की बात कर लें, हम आसिफ अली की बात कर लें, अगर वो भी इसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलना शुरू हो जाएंगे शायद वो भी आउट ना हो। आप सेल्फिश नहीं हो सकते। सॉरी टू से बाबर बहुत सेल्फिश होता जा रहा है, ये तेंदुलकर वाले पैटर्न पे चल रहा है और ये उसी तरह है कि मेरा हर जगह बोर्ड के ऊपर सबसे हाईएस्ट स्कोरर बाबर आजम नॉट आउट और 50 मैंने किया हर मैच के ऊपर। ये आपके लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इट्स वन ऑफ द रीजंस जो ये बात कर रहे हैं। लेकिन कराची का इससे बड़ा रीजन जो उनका कैप्टन है, ये मेरी टेक है कि देखें जब कैप्टन परफॉर्म नहीं करता तो आपकी टीम भी परफॉर्म नहीं करती। इमाद वसीम की क्या परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट। कल उन्होंने कैप्टनसी इतनी बुरी की कि आप देखें कि मैच 2 के जो लास्ट ओवर तक गया वो पेशावर की गलतियों से गया, वो इमाद वसीम की अक्लमंदी से नहीं गया। और कराची किंग्स का रिदम ही नहीं बन पाया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर और ख़ास तौर पे अबू धाबी लग के अंदर। सो मेरा ख्याल ये कि सरफराज को ज़रूर इसके ऊपर काम करना होगा कि अपना स्ट्राइक रेट ऊपर करें, लेकिन साथ साथ शर्जील को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, साथ साथ इमाद वसीम को भी सोचना होगा। पूरी टीम ही उनकी जल नहीं हो पा रही। ठीक है, जल नहीं हो पा रही। अभी हम कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं, अभी पब्लिक न्यूज़ के ऊपर वो दिखाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो फवाद चौधरी साहब को आप देखें, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी जी। तो मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स में बड़े पैमाने पर सबसे पहले तो उनका कैप्टन को चेंज होना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि कल उन्होंने नजीबुल्लाह जरदान को नहीं खिलाया। दानिश अजीज़ ने एक बहुत, और फिर कल आप देखिए तिशारा परेरा से 2 ओवर्स करवाए, उन्होंने 10 रन दिए, तो बाकी 2 ओवर्स क्या उन्होंने वापस कराची लेके आने थे इमाद वसीम साहब ने, या वो अगले साल के लिए रख दिए। सो ये वो बेसिक गलतियाँ थी जो अब तिशारा परेरा कल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर में 10 रन दिए, 2 विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। उसके बाद उनको 4 ओवर्स पूरे करवाने चाहिए थे। इमाद ने कल खुद 3 ओवर्स किए। आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या प्लानिंग है, आपको समझ आ रही है इरफान? मुझे तो नहीं समझ आ रही। इमाद का जब से ये टीम से बाहर होके वापस आया है, जैसे हम बात करें कि वो दोबारा जब से उनके टीम से आउट किया गया उनके वो डेवलप ही नहीं हो पा रही चीज़ कि वो जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ड्रॉप कर गया कि वो डिसीजन मेकिंग जो बड़े श्रूड कैप्टन के तौर पे जाने जाते थे
और बड़े क्विक डिसीजंस करते थे, ये ब्लंडर थे बेसिकली। Exactly. पेरा से ना करवाना ये ब्लंडर था, बहुत बड़ा ब्लंडर। खुद अपने आप को किसी मैच में शुरू में करवाना। टूर्नामेंट जो इस दफा PSL हुआ है 2-3 क्या 5-6 प्लेयर्स के लिए बड़ा एक ये टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है कि उनके मुस्तकबिल के बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आइंदा क्या करने वाले हैं। उसकी वजह उसमें एक सुहेल है लाहौर कलंदर के जो कैप्टन भी हैं, मतलब उनके बारे में मतलब ये है कि उनको उनकी मैनेजमेंट को फैसला करना पड़ेगा उनका क्या। यही अमाद वसीम का हाल है कि अमाद वसीम के बारे में भी उनकी मैनेजमेंट को फैसला करना पड़ेगा। वो सेल्फिश हो के ज़रूर है, शादाब के बारे में भी मतलब मैं कल शॉक हो गया। मैं कल शॉक हो गया कि जब अमाद वसीम ने कहा कि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। व्हाट इज दिस? आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, आप गलती को पहले मानिए कि हमने गलतियां की हैं। कल पोस्ट मैच इंटरव्यू में उनके जब ये वर्ड्स मैंने सुने, वो लास्ट ओवर का कह रहे होंगे ना, लास्ट ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए तो उन्होंने नहीं वो देर हो चुकी थी। अभी हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, वैसे जिस तरह इनकी डिस्कशन चल रही है बड़े मज़े की चल रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाजी अब क्या ज़ल्मी को कितनी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इधर एक और ऑप्शन रख दिया, अगर ज़ल्मी जीत जाता है तो फिर कितने ऑप्शन है इस्लामाबाद के निकलने के, आउट होने के? तो अगर इस्लामाबाद जीत भी जाता है तो दोनों में से कोई एक फाइनल में जाएगा ना, तो वो उसमें लग रहा है, हम यही बात कर रहा था पहले भी मैं, कि ज़ल्मी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ज़ल्मी मोनोटोनस क्रिकेट खेल के उसको नहीं हरा सकती, बहुत अग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। उनके बॉलर, उनके जो बैट्समैन हैं उनको आउट करना पड़ेगा। अगर वो उनको कंटेन करने की कोशिश करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो वो ना होने वाले हैं। अच्छा, आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच है, आप किसको वोट देंगे जीत के लिहाज से? देखिए, ओवरऑल देखे जाए क्रिकेट तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी खेल रही है, लेकिन जो मोमेंटम जिस तरह लास्ट उनको विक्ट्री मिली है, वो हारे हैं, तो बड़ा तगड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं कि होगा। ठीक है, ज़ाज़े की भी इनिंग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और खासतौर पे ऐसे में कि हैदर अली को बाहर निकाला हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छा खेले। और अगर इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने होमवर्क किया जैसे वो करते हैं, तो वो ज़ज़ई को जल्दी आउट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ज़ई की ज़्यादा स्लॉक शॉट्स हैं। इसमें बॉलर को थोड़ी सी अक्लमंदी करनी पड़ती है, जिस तरह वहाब रियाज स्लो डिलीवरी कर रहे थे कल, तो वो ज़ज़ई को आउट कर सकते हैं। सो मेरा ये इट वुड बी अ क्रंची मैच। मैं 50-50 आप जो बात कर रहे थे ना शादाब के लिहाज से, शादाब को भी इसी सेल्फिश अप्रोच छोड़नी पड़ेगी, उसको अपना नंबर नीचे लाना पड़ेगा। वो बैट्समैन नहीं है, उसको रियलाइज करना चाहिए, वो बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहा है। बॉलिंग ऑलराउंडर है, कैप्टन बन के। एक जुमले का जवाब, हैदर अली का कोई चांस है? मेरा ख्याल है कि फिर भी आपको कोई जगह डालनी चाहिए, आप इतनी जल्दी इसको बाहर नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि हैदर अली को भी थोड़ा सा उसको ग्रूम करना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे ये आज के दोनों मेहमानों ने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया, 50-50 आंसर दिया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हो सकता है जीत सकता है, ना जीते। सो देखना ये है कि आज के मैच में कौन मैदान मारेगा। इसी के साथ ही नाज़रीन, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।